नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों के बारे में हम बात करेंगे, या कहें जातियों के बारे में करेंगे। पूरा पाषाण काल की जो जातियां थी वो उन जातियों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही आपको बता दूं उत्तराखंड में पहली जो प्रजाति कौन थी, कौन सी जाति थी, ये तमाम चीजों में चर्चाएं करेंगे। आइए शुरुआत करता हूं। देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की पहली जो जाति की बात करूं तो वो आपके कोल प्रजाति है। कोल प्रजाति, यहां से आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। देखिए, कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम जाति है वो कौन सी है, ये पूछा जा सकता है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की प्रथम जाति कौन सी है, प्रथम जाति कौन सी है, ये दर्जा किसे मिला है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये कोल जाति मानी जाती है। ठीक है, जाति को माना जाता है। और ठीक इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक, अब मैं बात करूं कि कोल प्रजातियों के लोग दिखने में किस प्रकार से थे। देखिए, इनके लोग दिखाई कैसे देते थे, ये देखने में किस प्रकार से थे। ठीक है, क्वेश्चन में किस प्रकार से ये जाति थी, तो ये भद्दे और बेहुदा के थे, बेहुदा टाइप के थे, इतना आपको बताना। क्योंकि इनका जो शरीर था बड़ा भारी भरकम, हाथ पैर बड़े बड़े ये होते थे इनके, तो इसलिए इस प्रकार से जो शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। अगर मैं कहूँ कि पूरा साहित्य में कुल जो प्रजाति है उनका वर्णन किस स्थान पे मिलता है। अगर पूरा पाषाण काल की अगर बात करें, पूरा पाषाण काल के साहित्य के अकॉर्डिंग करें, साहित्य के आधार पर अगर बात करें तो इनका जो उल्लेख कहाँ मिलता है और वर्णन अगर कह भी सकते हो इसे, अगर वर्णन की भी कहे, वर्णन कहाँ मिलता है, तो भैया इसका जो वर्णन मिलता है आपको मुकुंड में मिलता है। आपको पता होना है मुकुंड, या फिर आपको ईश्वर से तौर पर पता होना चाहिए, ये सभर एक नाम है, सभर। ठीक है, सभर नामक ग्रंथ में इनका क्या मिलता है, ये उल्लेख आपको यहाँ पर इस जाति का मिलता है। किसका, कोल जाति की मैंने बात करी आपसे, तो यहाँ पे मिलता है। इतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर मैं ये क्वेश्चन कर दूं कि भैया जो कोल लोग थे ना, ये किस देवता की पूजा करते थे, किस देवता की ये पूजा करते थे, तो आपको पता होना चाहिए ये नाग देवता, साथ ही और ये शिवलिंग की ये पूजा किया करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सी जाति है जो उत्तराखंड में जो नाग देवता की पूजा करती है, आपको पता होना चाहिए वो कोल जाति आपकी ये आती है। ठीक है, इतना समझ के होंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, यहाँ पर कुमार और कुमारी प्रथा भी इस कोल प्रजाति में मिलती थी। इसमें जो इस प्रथा को भूतांग प्रभाव इसमें दिखाया। अब ये इसमें क्या करता था, कुमार या फिर कुमारी, जो ये है ना, जो शब्द है, ये जो प्रथा थी, अगर कह रहा हूं कि कुमार और कुमारी प्रथा जो इसमें प्रचलित थी, तो अगर इसकी झलक कौन सी जनजाति में दिखाई जाती, तो ये भोटिया जाति में भी इनकी क्या दिखाई जाती, कहीं ना कहीं ये प्रमाणिकता या झलक इसके अंतर्गत भी दिखाई देती है, ये आपको पता। क्योंकि जो प्रथा जो प्रचलित थी, जो सर्वप्रथम जो प्रथा जो प्रचलित हुई थी, कुमार या कुमारी जो जाति प्रथा जो प्रारंभ हुई थी, दोस्तों स्पर्श कर दूं, ये आपकी कोल जाति के अंतर्गत ये प्रचलित थी।
और साथ ही अगर मैं बताऊं तो ये किस जाति के समकक्ष ये मिलती है, तो आपको पता नहीं, भोटिया जाति के समथिंग ये अकॉर्डिंग ये मिलती है। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज और महत्वपूर्ण देखिए, गणतंत्र गणतंत्र वाला जो देश अगर माना जाए कोलू का, तो ये आपका नेपाल था। ठीक है, नेपाल में इनका क्या था, राज्य या अधिपत्य या शासन इनका ये हुआ, क्योंकि गणराज्य के तौर पर जो कोलू का था, तो ये आपको ये देखने को मिलेगा ये नेपाल में मिलता है। अब नेपाल के जो शासक थे या शासकों की, उसमें इनकी क्या मिलती है, आधिपत्य से संबंधित, उनका अधिकार से संबंधित ये तमाम उल्लेख आपके वहाँ के जो साहित्य, अगर साहित्य की बात करूँ, साहित्यिक ग्रंथों में और ये ग्रंथों में आपके कोल जाति का जिक्र आपको वहाँ देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर साथ ही अगर मैं बता दूं, जो अब एक क्वेश्चन बनता है कि मुंडा जाति, ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट को आप बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनिए कि ये जो मुंडा जाति या हिमालय क्षेत्र की प्राचीन जाति किसने कहा, अगर क्वेश्चन बनता है। देखिए, मुंडा जाति किसके द्वारा ये कहा गया, और महान हिमालय की ये प्राचीन जाति किसके द्वारा ये कहा गया कि हिमालय की जो प्राचीन जाति के रूप में जो जाना जाता है, कोल को जाना जाता है, कोल जाति को जाना जाता है। अब ये शब्द किसके द्वारा कहा गया था। देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि मुंडा जाति को जो शब्द की जो ये व्याख्या की गई थी, या अगर आप मुंडा नहीं कह सकते तो देखिए ऑब्लिक में यहाँ पर कर देता हूँ आपके समझने के लिए, कोल जाति। ठीक है, अब ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों, आपको स्पष्ट तौर पर देखिए, ये मैं लिख देता हूँ, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा ये कहा गया था, इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि भैया ये जो कोल जाति है, मुंडा जाति है, ये आपके महान हिमालय की ये प्राचीन जनजातियों में इनको गिना जाता है। ये पहली ऐसी जनजाति है इस क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में, तो ये माना जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको अभी पेपर आपके नजदीक है, चाहे पटवारी का पेपर की बात करें या फिर आपके फर्स्ट गार्ड की कहें, तो पेपर जो बहुत नजदीक है, तो इसलिए आपको विस्तार पूर्वक समझाना मुझे लगता है कि व्यर्थ होगा। अगर हम बात करें दूसरी जाति की, तो दूसरी जाति आपकी आती है कितार। ठीक है, कितार जाति के बारे में हम जानते हैं। अब कभी क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि भैया जो देखिए यहां पर लिख देता हूं, कोलों के पश्चात जो उत्तराखंड में जिस जाति का आगमन हुआ, ये आगमन हुआ वो कौन से, ये आपकी कितार जाति का यहाँ पर क्या हुआ, आगमन हुआ। किसके बाद, अगर बात करें कोल के बाद आपके कौन सी जाति आई, आपको इस पर से पता होना चाहिए कि भैया कोल के बाद आपके कितार आई। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे कौन कौन सी खास जाति आई, ये तमाम अलग अलग भोटे जाति, ये तमाम इसके हम अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया कि जो दूसरी जो जाति के रूप में जो जानी जाती है आपके ये कितार जाति को जाना जाता। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये स्कंद पुराणों में कितारों का जो जिक्र भील में मिलता है। देखिए स्कंद पुराण की बात करूं, स्कंद पुराण में जो इस जाति को किस नाम से जाना गया है, कभी कहा भील इसे कहता है, भील। ठीक है, ये कहा गया है, इस पर से होना चाहिए, और भील कहा गया है। और इनकी अगर मैं भाषा की बात करूं या इनकी बोली किस प्रकार की थी, तो ये मैंने कहा था ना कि मुंडा जो जाति कहा गया था, जो इनकी भाषा जिस पर आधारित थी, मुंडा, ये जो कोलू की जाति से संबंधित जो भाषा थी उनकी, ठीक है, तो उनकी भाषाओं पर इनकी भाषा आधारित थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूँ कि इनका मुख्य खाद्य क्या था, इनका खाना क्या था, अगर यहाँ पर लिख देता हूँ कि कितारों का प्रमुख भोजन, यहाँ पर लिख देता हूँ भोजन क्या था। आपको पता होना चाहिए कि भैया इनका प्रमुख भोजन क्या था, कि कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया कितार जाति का प्रमुख भोजन क्या था, आपको बता दूं, सत्तू। ठीक है,
सत्तू इसे कहते हैं, अगर कद्दू भी अगर सत्तू एक ही है तो सत्तू इनका भोजन ये था, आपको इतना पता होना चाहिए। अब वही अगर मैं बात करूं भैया, जो कितार प्रजाति है ना, मैंने आपको जो मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की पूरा प्रजाति के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि जो मैं कितार प्रजाति जो भ्रमक ये क्या थे, अगर इनका ये किस प्रकार के जाति के लोग थे, तो ये क्या थे, ये जाति जो थी आपके भ्रमण या पशु पालन ये किया करते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरावाहों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अगर और कहें इसका जो था यहाँ आखेटक तौर पर ये शिकार किया करते थे। ठीक है, ये जाति, क्योंकि पूरा पाषाण की बात कर रहा हूँ तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि यार जो स्पष्ट तौर पर एक चीज और बता दूं, जो ये महाभारत वन पर्व के अनुसार, देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे कि भैया जो महाभारत के जो वन पर्व के अनुसार अगर हमें अगर बात करें तो जो कितारों ने जो अपना नेता किसे माना था। देखिए शिव के झंडे के नीचे जो अर्जुन से इनकी क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए स्पष्ट तौर पे इतना पता होना चाहिए आपके अगर हम महाभारत के वन पर्व की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो इसके संबंध में अगर आपको जानकारी दूं तो भैया कितारों ने जो अपने नेता के रूप में जो शिव के झंडे के नीचे जो अर्जुन के साथ इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। कभी क्वेश्चन बना है कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जाति है जिसने अर्जुन के साथ युद्ध किया था, अर्जुन के साथ युद्ध किया था, तो ये आपके कितार थे। कितारों ने अर्जुन के साथ यहाँ पर युद्ध किया था। ये बहुत शक्तिशाली जाति के तौर पे भी मानी जाती हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बाणभट्ट के जो कादम्बरी है ना की जो रचना है, हिमालय क्षेत्र के निवास होने की यहाँ पर पुष्टि मिली है, आपको इतना पता होना चाहिए। देखिए कौन सी चीज मैंने बताई आपको, देखिए बाणभट्ट के जो महाकाव्य है, जो कादम्बरी है, ये आपको पता होना चाहिए। कादम्बरी में अगर इसकी बात करें तो इसमें इस जाति को क्या कहा गया है कि इस जो बाणभट्ट के जो महाकाव्य है उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कादम्बरी में कि भैया जो कितार हैं, ये कितारों का जो निवास स्थान जो माना गया है वो मध्य हिमालय के क्षेत्र में माना गया है, मध्य हिमालय या प्राचीन हिमालय के क्षेत्र में माना गया है। ये आपको पता होना चाहिए, हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, माना गया है, आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए क्योंकि ऐसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पुष्टि होने की भी इन्होंने प्रमाणिकता किसके माध्यम से की, अपने कादम्बरी के जो उपन्यास इनके द्वारा लिखा था, वो कितारों के निवास का यहाँ पर नाम क्या है कि यहाँ पर पुष्टि इनके द्वारा की गई, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए कालिदास के जो रघुवंश महाकाव्य है ना, उसमें भी इनका जिक्र मिलता है। किसमें, जो कालिदास है, कालिदास के देखिए रघुवंश काव्य के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर अगर स्पष्ट तौर पर उल्लेख करें तो यहाँ पर भी अगर कितारों का वर्णन मिला है कि ये किसका कितार है, कितारों का वर्णन आपको इस काव्य के अंतर्गत देखने को मिला। कालिदास के जो रघुवंश काव्य है तो इस काव्य के अंतर्गत कितारों का भी जिक्र कहीं ना कहीं इसमें कालिदास द्वारा वर्णित किया गया है कि ये जाति आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में, ये हिमालय की पुरानी जातियों में से एक मानी जाती है। तो ये बहुत शक्तिशाली भी थे। और अगर बात करें तो वर्तमान में ये इस जाति के जो कितारों की जाति के वंशज किस स्थान पर रहते हैं, अगर वर्तमान समय में अगर कहें, वर्तमान समय में जो कितारों के जो वंशज थे वो किस स्थान पर रहते हैं, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। डीडी हार्ट ऑफ ऑब्लिक अस्कोट के स्थानों पर
अगर बात करें तो इनके वंशज रहते हैं। अब ये किस जनपद में है, तो ये आपके पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में ये आपके क्या है, आपके ये वंशज पाए जाते हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय की अगर बात करूं, देखिए अस्कोट में रहते हैं। अब एक चीज अगर मैं बात करूं कि भैया कितारों को सबसे प्राचीन हिमालय जनजाति के तौर पे किसने माना, आपको इस पर जॉन ग्रीक है उनका नाम। देखिए जॉर्ज ग्रीकन इनका नाम है। इनके द्वारा सर्वप्रथम कितारों को ये प्राचीन हिमालय की ये जनजाति या जाति ये माना गया है। इनके यहाँ निवास के प्रमाण इनके द्वारा ये पुख्ता कर दिए गए कि भैया सबसे जो सर्वाधिक जो प्राचीन, अगर बात करो दोस्तों, जो प्राचीन आपके जो हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जो जाति के तौर पर जिसे माना जाता है, आपको कितारों को माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र में जिस जाति का सबसे सर्वाधिक पहले पूर्व में आगमन हुआ वो आपकी कितार जाति थी। कितार जातियों का ही आगमन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कई दफे ये क्वेश्चन बनते भी हैं और ये वाले क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये स्पष्ट तौर पर याद होना चाहिए। अब अगर मैं दूसरे जाति की अगर बात करूँ, देखिए मैंने तो पहले आपको पोल पढ़ाई थी, फिर आपकी कितार पढ़ाई थी। अगर तीसरे नंबर में जो एंट्री होती है खास जाति की बात है, मैं बात करूँ। अब खास जाति क्या है, इसको भी स्पष्ट तौर पे समझ लेते हैं। देखिए कितारों के बाद जो उत्तराखंड में जो उसके बाद देखिए मैंने कहा ना पहले आपके कोला थे फिर कितारा थे। कितारों के बाद जो उत्तराखंड में जिस जाति का आगमन हुआ वो जाति कौन सी है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपकी खास जाति है। खास जाति कोलू के बाद आगमन करने वाली ये जाति है। अब देखिए ये खसों को किस जाति के अंतर्गत रखा है, ये शूद्र वर्ग के अंतर्गत इस जाति को रखा गया है। अब देखिए जो खसों को स्पष्ट तौर पर अगर मैं बताऊं, देखिए कितारों के बाद जो उत्तराखंड में जो जाति का आगमन हुआ वो खस जाति थी और इसका उल्लेख भी मिलता है आपको अलग अलग विभिन्न ग्रंथों में, कहें साहित्य के जो उपन्यास है उसमें भी मिलता है। और खसों को ही 1885 की अगर बात करूं, 1885 में जो ये इनको शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया है, इतना आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, शूद्र वर्ग को किस वर्ष नहीं खास जाति को किस वर्ष शूद्र वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये जो सम्मिलित किया गया है इनको 1885 में इनको शूद्र वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया इस जाति को, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। अब देखिए जो ये खास जाति के लोग थे, महाभारत की जो सभा हुई थी ना, महाभारत की सभा के जो पर्व के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो जो कौरवों के पक्ष से जो लड़ने वाले जो जाति थी उत्तराखंड की, वो आपके खास जाति थी जिन्होंने आपके दुर्योधन का पक्ष लिया था और कौरवों के साथ इन्होंने दिया था और कौरवों के ओर से ये लोग लड़े थे। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि कौरवों की ओर से लड़ने वाली उत्तराखंड की प्रथम जाति कौन सी है, देखिए जो जाति है आपकी खास जाति है जिसे हमने शूद्र वर्ग के अंतर्गत रखा था, 1885 के अंतर्गत रखा था, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो राजेश्वरी है तो उसकी जो काव्य है सीमांत मीसा इनके द्वारा जो काव्य लिखा गया, अगर उसमें भी अगर बात करें, ये मध्य हिमालय के जो कार्तिकेयपुर है ना, अब मैं कह रहा हूं कि मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर, अगर मैं कार्तिकेयपुर में इन लोगों का क्या था, आधिपत्य माना जाता है। यहाँ पर खसों का यहाँ पर इस क्षेत्र में आधिपत्य माना जाता है। खसों का आधिपत्य इस क्षेत्र में माना जाता है। कहाँ, ये कार्तिकेयपुर में माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कौन सी जाति आपके कौरवों के मध्य से लड़ी, तो वो खस जाति थी। ये आपको स्पष्ट तौर पे मोटा मोटा पता होना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए ये जो श्रृंखला है आपके जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मध्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसी में, देखिए इसी जाति में जो आज वर्तमान में अगर आप देखते होगे जो घर जवाई जो प्रथा थी वो जो प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम, ये खसों से ही
खसों से ही क्या है प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इतना तो पता हो गया, ये खसों से ये क्या थे, खसों से प्रारंभ होती है। अब घर जमाई की प्रथा कौन सी जाति के अंतर्गत प्रचलित थी, तो आपको बताना खसों में ये जाति प्रचलित। और इस जाति, खसों की जाति में जो जब किसी पुरुष की डेथ हो जाती थी तो वो किसी भी विधवा को अपने घर में ये रख सकता था। अगर कहें इसका उल्टा होता था, सॉरी, इसका जब कभी भी किसी भी विधवा का जब पति मर जाता था तो वो किसी गैर मर्द को अपने घर में ये रखने की इसमें प्रथा थी। अब इस प्रथा को क्या कहा था कि भैया जो गैर पुरुष को, जो अन्य पुरुषों को अपने घर में रख सकते हैं, तो ये जो थी आपके जो ये जो तमाम चला था, ये टिकुआ प्रथा कहा जाता था इसको। अब भी कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया टिकुआ प्रथा किस जाति की ये प्रथा है, तो आपको बताना है खस जाति की ये है। ठीक है, खस जाति में ये परंपरा थी कि भैया जब किसी महिला का पति मर जाता है तो किसी भी महिला का, अगर मान लीजिए कोई महिला की हाल फिलहाल में ही शादी हो जाती है, जब उसका पति गुजर जाता है, क्या इसमें उस महिला का दोष है? क्या उसका पति मर गया, क्या उसको अपना संपूर्ण जीवन एक ऐसे व्यक्ति का जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके प्रति अपना पूरा जीवन यापन करते, जिसने अभी 4 दिन भी जिसकी शादी को नहीं, तो उसको भी अपने जीवन जीने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं खस जाति में ये जो प्रथा थी वो कहीं ना कहीं अच्छी भी थी, क्योंकि अकेला जीवन किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है, दुखदायक होता है और बहुत यापन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वाली प्रथा कहीं ना कहीं अच्छी प्रथा रही, जो कि भैया किसी अन्य पुरुष से वो विवाह कर लेते, अपना जीवन यापन कर ले। अब झटेला एक यहाँ पर प्रथा थी, झटेला प्रथा ये किस जाति के अंतर्गत प्रचलित थी, कभी क्वेश्चन बनता है, तो ये खसों में ये प्रचलित थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए खसों में प्रचलित थी। अब खसों में क्यों प्रचलित थी कि भैया देखिए, इस जो झटेला जो प्रजाति थी, यदि किसी स्त्री को किसी दूसरे व्यक्ति से ये शादी करती थी तो उसे क्या करता था, उससे पहले की जो उसकी पत्नी थी उससे जो उत्पन्न जो पुत्र था उसे झटेला कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब है जब कोई स्त्री किसी भी दूसरे व्यक्ति से ये शादी करती थी तो उससे पैदा हुई जो संतान है, उस संतान को, उसका जो पुत्र होता है उसे झटेला ये कहा जाता था। तो इस प्रथा को झटेला कहा जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर एक जो देवदासी जो प्रथा थी ना, देखिए देवदासी जो प्रथा प्रचलित थी, ये किस जाति के अंतर्गत प्रचलित थी, तो ये खसों के अंतर्गत थी। इसमें क्या होता था, जब भी किसी व्यक्ति की या स्त्री की किसी भी परिवार में जब किसी की पुत्री होती थी, उसकी जो ज्येष्ठ पुत्री होती थी उसको क्या करते थे, ये लोग मंदिर में दान कर देते थे। आपको पता है कि भैया देवदासी जो प्रथा थी वो बहुत बेकार प्रथा थी। कहीं ना कहीं ये प्रथा मुझे गंदी लगती है, क्योंकि इसमें जो देवदासी के तौर पर जो मंदिर में रहते, जो पंडित होते थे, वहाँ पर जो पुजारी होते थे, जो अन्य लोग होते थे, उनका वहाँ पर शोषण किया करते थे। और उसी शोषण की वजह से कभी वो गर्भवती हो जाती थी और जो उनकी संतान होती थी तो उनको बहुत अलग अलग नामों से पुकारते। भैया ये नहीं बोलते हैं आज के डेट में भी यार, ये क्या बोलते हैं, जायज पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, पता नहीं किसका कोख में अपना वो लेके घूम रही है। बहुत सी ऐसी बातें समाज में होती हैं कि भैया नाजायज औलाद है, जो कहते हैं, जो शब्द का उपयोग करते हैं। तो यही चीज इनके अंतर्गत थी, जो ये देवदासी प्रथा थी, यही ये प्रचलित थी। ये बहुत बेकार प्रथा थी कहीं ना कहीं लगता है, और ये खसों के समय में से ही प्रारंभ हुआ था। अगर आप देखोगे तो ये प्रथा भी आज तक विद्यमान है कहीं ना कहीं। बहुत, अगर दक्षिण भारत की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे जो जनजाति है जहां भी आज ऐसी मान्यता है, तो वहां कहीं ना कहीं इस मान्यता को आज भी फॉलो करते हैं। तो ये बहुत बेकार प्रथा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे इसी के अंतर्गत। भैया देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में अगर बात करें, यहाँ पर देखिए
कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र में जो बौद्ध जो धर्म का जो प्रचार जो प्रसार जो किया गया सर्वाधिक रूप में किया गया, जो सर्वाधिक अधिक रूप में किया गया, वो खसगों के द्वारा ही किया गया था। यह संपूर्ण उत्तराखंड में ये बौद्ध धर्म का जो प्रसार बहुत व्यापक मात्रा में इन्होंने क्या, बुद्धिज्म की तरफ जब ये लोग बढ़े तो कहीं ना कहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहीं इसी जो गढ़वाल और कुमाऊं में जब बौद्ध धर्म का सर्वाधिक तौर पे क्या हुआ, प्रचार प्रसार में व्यापक तौर पर लोग इसमें जुड़ने लगे, इस धर्म को अपनाने लगे, बौद्ध धर्म को, तो कहीं ना कहीं इस बौद्ध धर्म से चिंतित होके जो गुरु शंकराचार्य भी कहीं ना कहीं ये भयभीत हो गए थे, उसी डर को लेके कि भैया हिंदू सनातन धर्म खतरे में है, तो इस सनातन धर्म को बचाने के चक्कर में ये आपके जो मैंने कहा कि केदारनाथ में जब ये आए तो तब से इन्होंने हिंदू धर्म की कहीं ना कहीं उपासना करी थी, और तब से वहां पर भी उत्तराखंड में तो इसका प्रभाव कम करने के लिए, ये बौद्ध धर्म का प्रभाव कम करने के लिए समय समय पर अन्य बहुत ऐसे गुरु शंकराचार्य हो गए, बहुत से ऐसे लोगों ने इस धर्म को रोकने की कोशिश। आपको पता होगी कि जो बौद्ध धर्म है आपका, ये गढ़वाल से होते हुए, कुमाऊं से होते हुए, कालीगंगा से होते हुए नेपाल से तिब्बत से आपके चीन से होते यूरोप, मध्य यूरोप की तरफ ये संपूर्ण विश्व में बौद्धिज्म का ये प्रचार प्रसार हुआ। अगर उत्तराखंड में जो इनका प्रचार प्रसार किया वो आपके खसगों के द्वारा व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया गया। अगर जो कभी क्वेश्चन बनता है कि खस जातियों को शूद्र वर्ग के अंतर्गत किस वर्ग से रखा गया था, 1885 के अंतर्गत इनको रखा। अभी कभी क्वेश्चन कहते हैं कि ये खसगों का जो उत्तराखंड में कहाँ पर अधिपत्य ये था, तो भैया कार्तिकेयपुर में। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर ये शक्तिशाली राजा भी थे, तो और इनका अधिपत्य भी यहाँ रहा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में ये श्रृंखला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो यहाँ पर से बन सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं अगर आपको बताऊं, जो अगला जो प्रजाति है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं पूरा जातियों के बारे में बात कर रहा हूँ। भोटांग या फिर कहें या भोटिया जाति के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर से तौर पे कभी क्वेश्चन बनता है भोटांग या फिर इसको जो भोटिया कहें, या फिर इसको और भी कहते हैं कि भैया शौका जाति भी, इसे शौका जाति भी इसे कहा जाता है। शौका जाति किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए, भोटिया जाति से है। अब भोटांग वाला है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये जो जाति है ना, ये कहाँ पर इस जाति को प्रमुख तौर से रहने ये रही है, इसका साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के काली नदी के मध्य में, और साथ ही पिथौरागढ़ के अन्य ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मैंने कहा कि भैया आपकी काली नदी की जो घाटी है उसके मध्य पूर्व में ये जाति रहता है, और ये भोटिया जाति को ही शौकिया जाति के तौर पर कहा जाता है। मैंने इस पर से पहले यहाँ पर लिख दिया कि भोटिया जाति को ही शौका जाति के तौर पर माना जाता है, इतना आपको बताना चाहिए। अब देखिए, जब तिब्बत से ये व्यापार करने की जब इनको अनुमति मिली किस ओर से, तो तिब्बत से इनको व्यापार करने की अनुमति जब किसने दी, अंग्रेजों के माध्यम से। उस समय इनको भैया आप तिब्बत से व्यापार करने के लिए छूट किस ओर से दी गई थी आपको पता होना चाहिए। 1914 में इनको ये छूट दी थी। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो भैया 1962 की बात है, ठीक है। 1962 से, ठीक है, सन 1962 से, ठीक है, 1962 से ये जो भोटिया लोग हैं कहाँ व्यापार करते थे, कभी क्वेश्चन बनता है। देखिए आपको ये पता है सर, 1962 से भोटिया लोग जो अपना जो व्यापार करते थे, ये मुख्य तौर पर तिब्बत से ही अपना प्रमुख व्यापार करते थे। अब देखिए, अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि भोटिया जनजाति के लोग, जो शौकिया जाति के जो लोग हैं, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो दोस्तों इनका जो प्रमुख व्यवसाय था व्यापार था, और यहाँ पशुपालक ये थे, जिसे हम पशु पालक भी इनको कहा
कहा गया है, अलग अलग तौर पे इनको बोला गया है। तो इनका जो प्रमुख तौर पे व्यापार रहा वो ये तो प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं माने जाते हैं, और साथ ही इनका जो व्यापार था आपके तिब्बत, चाइना, नेपाल, इन देशों से इनका क्या हुआ था, व्यापार। 1914 में अंग्रेजों ने तिब्बत से व्यापार करने की इनको एक समझौता हुआ था अंग्रेजों के बीच और तिब्बत के बीच एक व्यापार हुआ था। उन्होंने कहा कि भैया जो भोटिया जनजाति के लोग हैं उनको तिब्बत से व्यापार करने की यहाँ पर छूट प्रदान कर दी गई थी, और जो भोटिया लोग हैं इनको अनेक जातियों के तौर पर अगर गिना जाता है। देखिए इनकी कौन कौन सी जातियां हैं, कभी क्वेश्चन बनता है कि भोटिया लोगों की जो जाति है कौन कौन सी है। आपको यहाँ पर देखोगे पांग, पांगती, कुटियाल, या और साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ गरबियाल है, ठीक है, गरबियाल लोग। और साथ ही अगर बात करूं तो यहाँ पर जो मरतोलिया हो गए, और आपके टोलिया लोग हो गए, पांगते लोग हो गए, कुटियाल हो गए, दादल लोग होते हैं। तो ये इस जनजाति के अंतर्गत आते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं जो भोटिया की उपजाति का किसे माना जाता है, तो कभी क्वेश्चन बनता है तो राड इसे माना जाता है। राड शब्द जो आया है ये भोटिया की उपजाति माने जाते हैं, या फिर संघो ये आता है संगोत्र, संगोत्र ये शब्द भी इनको कहा जाता है। उपजाति इसकी राड और संगोत्र ये है किसकी है, कभी क्वेश्चन में राड किसकी उपजाति है, ये भोटिया जनजाति की है, और संगोत्र किसकी उपजाति है, ये भोटिया जाति की है। ये आपको स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए। तो यही इसी प्रकार से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके जो लोग थे ये एक राड जो भोटिया लोग जो बिरादरी के लोग थे ये आपस में क्या करते हैं, अपने बिरादरी में किसी भी प्रकार के विवाह संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि भैया जो गरबियाल लोग हैं, गरबियाल के अंतर्गत ये विवाह नहीं कर सकते हैं। आपके जैसे पांगती है तो कुटिया लोगों के अंतर्गत शादी करेंगे, जो मरतोलिया है वो पांगती लोग है, तो आपस में इस प्रकार से विवाह इनका पारिवारिक विवाह संबंध है, इस प्रकार से होते हैं। अब ये नहीं कि भैया अपने ही परिवारों में ये में बीच में संबंध बना ले जिस पर, ठीक है, तो उस प्रकार से ये इसमें नहीं होता था। अब एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं इसी जाति के बारे में, रबड़ बड़ रण बड़ कर एक शब्द आता है। रण बड़ प्रथा का जो प्रचलन था वो आपकी भोटिया जाति में था। जो प्रथा थी वो किसके अंतर्गत थी, तो आपको पूछा जाता है ये भोटिया जाति के अंतर्गत थी ये प्रथा प्रचलित थी। रण बड़ जो प्रथा थी आपके भोटिया जाति के अंतर्गत थी। अब यहाँ पर ये जो ब्यास घाटी है, ब्यास घाटी में जो पूर्व में जो ये अपने जो देवता को ये पूजा करे, इनका देवता है घुरमा देवता इसको माना जाता है। ये जो देवता है घुमा देवता, इनका क्या है, ये व्यापारिक या कहें या धन का या संपत्ति के देवता के तौर पर ये इनकी पूरा पूजा आराधना ये लोग करते हैं। क्योंकि इस की पूजा करने से तो ये जो घबल एक शब्द है घबला देवता, ठीक है, ये देवता है व्यापार से संबंधित चीजों में तरक्की के लिए इस देवता की पूजा आपके भोटिया जनजाति के लोग आज भी करते हैं। देखिए भोटिया लोग आज जो मुख्यतः अगर रहते हैं तो आप देखोगे आपके पिथौरागढ़ के क्षेत्र के जो ऊपरी भाग है, मध्य हिमालय के पूर्वी भाग में ये लोग रहते हैं। और भोटिया लोगों की अगर भाषा की बात करूं तो इनकी जो जनजाति के लोगों के जो बीच का सामूहिक रूप में जो चर्चा होती है या कहें स्थानीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा का ये प्रयोग करते हैं, तो ये भाषा का नाम के कुंच भाषा ये प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, फिर जो मैंने आपको ये पूरा प्रजातियों के बारे में बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये मानी जाती है। अब इसके अंदर क्या है, मैंने कहा कि उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों के बारे में बात की है। देखिए पहली जो जाति आई थी कोल प्रजाति थी, ठीक है, इनका उत्तराखंड में पहली दफे इस जाति का आगमन हुआ। उसके बाद जो दूसरी जाति आई कितार जाति आई थी, उत्तराखंड में दूसरी जाति इसको माना जाता है, मध्य हिमालय क्षेत्र में ये रही। और उसके बाद जो
तीसरी जो जाति थी खस जाति जिसे कहा जाता है, और चौथी जो जाति के तौर पर मैंने जो चर्चा की थी आपसे वो भोटिया जाति ये मानी जाती है। ये जो जाति है बहुत ही महत्वपूर्ण ये जातियां हैं। उसके बाद हम देखेंगे भैया जनजातियों के बारे में, जब प्रत्यक्ष तौर पर आएगा तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो मैं अगली श्रृंखला आप लोगों के सामने लेके आऊंगा उत्तराखंड के इतिहास का कालखंड के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के चीजें आ जाएंगी भैया। वो तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। मैं अगर स्पष्ट तौर पर अगर बात करूं तो उत्तराखंड का जो इतिहास है विभिन्न कालखंडों में ये विभक्त है। आपको पता है कि प्रागैतिहासिक काल में, आद्यैतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल, 3 कालखंडों में विभाजित है। तो इन 3 कालखंडों के बारे में मैं कल प्रत्यक्ष तौर से वीडियो लेके आऊंगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। यदि कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है जिसको गूगल मीट के माध्यम से मैं संचालित करता हूं, तो आप जुड़ सकते हैं। आप मेरे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 7055107373 पर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप प्रति पर डे आप इसमें जुड़ सकते हैं। 9:30 बजे से क्लास चलती है। क्लास की कोई समय सीमा नहीं है कब तक ये क्लास चल सकती है, ठीक है। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।